परीक्षा के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये हम लोग सीखेंगे आज कि कम से कम समय में परीक्षा की पूर्ण रूप से तैयारी करके जो भी सिलेबस है उसका रिवीजन करके हम लोग कैसे जाएं और कैसे क्या करें, क्योंकि अब समय बहुत कम है। पढ़ने वालों के लिए समय नहीं है और नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत समय है। तो कहने का मतलब है कि बिहार बोर्ड अभी हमारे जो परीक्षा का डेट अपना घोषित कर दिया है। इंटरमीडिएट का आपका 1 फरवरी से लेगा और मैट्रिक का आपका 14 फरवरी से एग्जाम शुरू करेगा। तो अभी समय हमारे पास बहुत ना के बराबर है। इस ना के बराबर समय में भी हम कैसे रिवीजन करें और रिवीजन करके परीक्षा में जा करके अच्छा अंक कैसे लाएं, ये हम लोग आज इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए, हमारे पास समय जो है बार बार जिक्र कर रहे हैं कि नहीं है, पढ़ने वालों के लिए कोई समय नहीं है। अब नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत समय है। सोमवार को भी परीक्षा रहेगा तो शनिवार को सोचेगा कि चलिए ना, संडे है ना, संडे भी क्या है, एक समय है, और जो पढ़ने में बिजी है उसको समय ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग परीक्षा पे चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट और मैट्रिक की। बिहार बोर्ड देखिए, मैट्रिक और इंटर बच्चों का एक बेस होता है, आधार होता है। उसी आधार पे बच्चे आगे की रास्ता को तय करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। मैट्रिक आपका एक मान लीजिए कि चौक या चौराहा हो गया। चौक चौराहा का मतलब आप किसी शहर या मार्केट के चौराहे पर जब खड़े होते हैं तो वहां से खड़ा होकर के अपने मंजिल की ओर जाने की रास्ता तय करते हैं। तो वहां से आपको कहीं भी जाना है, ठीक ना, तो वहां से आप उस रास्ते को चुनते हैं और उस रास्ते पर चल करके अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो मैट्रिक एक चौराहा है, जिस चौराहे पे आप खड़े हो करके रास्ता चुन लेते हैं, रास्ता सही चुन करके आप सही मार्ग पे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस चौराहे को मजबूत बनाना है, मजबूत के साथ साथ सही रास्ता भी चुनना है और सही रास्ता चुन करके सही मंजिल की ओर बढ़ना भी है। चौराहा को मजबूत बनाएंगे परीक्षा में बेहतर अंक ला करके, और जिस सब्जेक्ट में विषय में मेरा बेहतर अंक होगा, जिस विषय में मेरी अच्छी पकड़ होगी, उसी पकड़ के अनुसार हम अपना रास्ता तय करेंगे कि हमको किस रास्ते की ओर जाना है। विषय का मतलब देखिए, मैट्रिक में और विषय है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये आपका सभी जो विषय हैं एक साथ है। अब जो है इसमें संपूर्ण तैयारी करनी होती है सभी विषयों की। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के बाद आपकी रुचि किस विषय में हो या किस विषय में लगती है या किस विषय में होती है, यह डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको अच्छा से मैथ बनाने आता है, कि आपको अच्छा से विज्ञान सीखने आता है, कि आपको अच्छा से सोशल साइंस पढ़ने आ रहा है, आपको अच्छा से इंग्लिश पढ़ने आ रहा है कि हिंदी पढ़ने आ रहा है, कि और सब्जेक्ट जो भी है, आप किस चीज को, संस्कृत है, इसको आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, उसी के अनुसार आप जो है आगे का रास्ता चुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप साइंस में बेहतर अंक लाए, मैथ और साइंस में, तो आगे चल के आप इंटरमीडिएट में साइंस वाला रास्ता चुनेंगे। अगर आप जो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में बेहतर अंक का प्रदर्शन लाते हैं, बेहतर अंक से प्रदर्शन करते हैं, तो आप जो है इंटरमीडिएट में आर्ट के रास्ते को चुनेंगे। आर्ट का मतलब आर्ट, ठीक ना, इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी है, आर्ट में सामाजिक विज्ञान है। तो कहने का मतलब है कि आर्ट यानी कि कला विषय को हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर एक बच जाता है वाणिज्य, जिसको कॉमर्स कहते हैं। तो कॉमर्स जो है एक अलग रास्ता है, उसमें बच्चों का मैट्रिक के बाद ही रुचि पैदा की जाती है, क्योंकि ना मैट्रिक में इसको शामिल भी नहीं किया गया है, ठीक ना। तो वाणिज्य में, कॉमर्स में आपको जो है एक अलग रास्ता चुननी होती है। साइंस और आर्ट अगर समझ में ना आए तो एक अलग ऑप्शन है आपके लिए, कॉमर्स और वाणिज्य। तो यहाँ पर ये आपके रास्ते हो गए।
चौराहे पर खड़े होकर के आप किस रास्ते को चुनते हैं और किस रास्ते को सही पकड़ करके आप अपने मंजिल की ओर जा सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए आप अभी जो है मैट्रिक में हैं तो चौराहे पे खड़े हैं, अगर इंटर में हैं तो आपका एक बेसिक मजबूत हो रहा है और आगे का रास्ता आप यहीं से तय कर लेंगे कि हमको किस मंजिल पे पहुंच जाना है। आइए हम लोग चर्चा करेंगे कि समय न होते हुए भी देखिए जो विद्यार्थी का रिवीजन और जो सब्जेक्ट लिया है और जिस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ता है उस पे अगर पकड़ है, पकड़ बना लिया है, तो अगर रिवीजन भी करेगा इस समय में तो अच्छे अंक को प्राप्त कर सकता है। आज जो विद्यार्थी अभी ये सोच रहा है कि चलिए हमारे पास तो अभी 1 महीना समय है, 10 दिन समय है, 20 दिन समय है, ठीक ना, हम जो है क्या करेंगे, तैयारी करके अच्छे अंक ला लेंगे, ठीक ना। तो वो समझिए कि परीक्षा को ही मजाक बना रहा है। कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं है कि साल भर के कोर्स को, 12 महीने के कोर्स को 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में पूरा किया जा सके। लेकिन अगर पीछे से उस चीजों को हम लोग कवर करते आए हैं, उन विषयों को पढ़ते आए हैं, तो हम रिवीजन के माध्यम से उसको 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन में कवर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ा ही नहीं है, केवल मजाक किया है, खाया है, सोया है, कोचिंग के बहाने घूमा है, तो वो जो है उसके पास अब कोई समय नहीं है, अब वो भगवान भरोसे है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन किस माध्यम से करेंगे और परीक्षा में जो नए बदलाव हुए हैं, नए पैटर्न आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। देखिए महावीर क्लासेज के अंतर्गत, महावीर क्लासेज चैनल के अंतर्गत आप सभी लोगों को कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की तैयारी कराई जाएगी। मैंने ये शुरू में ही बात बोली थी। अभी ये चैनल नया है, हम लोग अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आने वाली परीक्षा जो होगी 2024 में, हम लोग उसको लगभग पूरे जो भी सिलेबस है हमारा उसको हम लोग कवर कर लेंगे और आप लोगों को उस समय बताएंगे कि बस ये वीडियो देख लो, तुम्हारा काम, तुम्हारा सिलेक्शन जो है, तुम्हारा चुनाव जो है, तुम्हारा बेहतर अंक जो है चुटकियों में हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं परीक्षा पे, चर्चा थोड़ा कर लेते हैं मुख्य बिंदु पे। मुख्य बिंदु मैंने देखा यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर चर्चा होगी। मुख्य बिंदु आपका पहला है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र को हमें कैसे कवर करना है और उसको कैसे लिखना है और उस पत्र को हमें कितने भागों में बांट के लिखना है, इस पे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। मान लीजिए आपको कोई एक पेपर मिला, पेपर का मतलब मान लीजिए अभी प्रेजेंट में मेरे पास एक भारत का झंडा है, तिरंगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये मेरा पेपर है, ठीक ना। इस पेपर को हम लोगों को कॉपी मिल गया, ठीक। कॉपी मिलने के बाद हम लोग इसको 4 भागों में बांटेंगे। 4 भाग का मतलब फर्स्ट में मोड़ेंगे, ये मेरा भारतीय ध्वज है, हमेशा लहराना चाहिए, हम इसको मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखा सकते हैं। इसको हम लोग पहले बीच से फोल्ड कर देंगे, बीच से फोल्ड कर देंगे तो आधा हो जाएगा। आधा होने के बाद फिर उसको आधा मोड़ देंगे, यानी कि 4 भागों में बांट देंगे और एक भाग को छोड़कर हम लोग अन्य 3 भागों में लिखना शुरू करेंगे। 3 भागों में आपका जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा और जो भी आपका टॉपिक होगा, जैसे आंसर या कोई नंबर देना है तो उसको बीच में लिख देंगे। देखिए आपको बोर्ड पर समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पेपर को मान लीजिए 4 भागों में बांट दिए, 4 भाग हो गया, तो आपको एक भाग में मैंने कहा कि एक भाग जो आपका होगा उसमें आंसर लिख देना है, ठीक, या कोई मुख्य बिंदु है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक ना, उसको लिख देंगे। और ये बाकी जो 3 भाग बचेंगे उस 3 भागों में हम अपना डिटेल से पैराग्राफ के अनुसार उत्तर को लिखना प्रारंभ करेंगे। तो ये आपका हो गया प्रश्न पत्र के लिखने का तरीका, प्रश्न पत्र पर लिखने का तरीका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
प्रश्न पत्र जो आपका होगा उस पे नाम नहीं लिखना है, केवल रोल कोड, रोल नंबर, ठीक ना, और आपका विषय, परीक्षा की तिथि वगैरह जो भी है आपको भर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद हम लोग चलते हैं लिखावट की ओर। आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट हम लोग चर्चा किए, हम लोग पहुंचते हैं लिखावट की ओर। लिखावट जो आपका होना चाहिए, मैंने अभी बताया पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि आप प्रश्न पत्र के बीच से लिखना शुरू करें और फिर लास्ट में दूसरे पंक्ति को लिखते समय अपना अंतिम वाला पॉइंट पकड़ लें और लिखना शुरू करें। हमारी जो लिखावट होनी चाहिए, ठीक ना, वो पैराग्राफ के अनुसार होना चाहिए। वो चाहे इंग्लिश हो या हिंदी में लिखना हो, पैराग्राफ के अनुसार लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा, चेक करने वाला कॉपी जो होगा, उसको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो आपको उस उत्तर में, उस प्रश्न में जो भी फुल अंक होगा दे करके आगे की ओर चेक करने लगेगा, पढ़ने लगेगा। अब हम लोग लिखावट जो होना चाहिए स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि जो हम लिखे हैं वो हमें भी समझ में आए और जिसको जो चेक करे उसे भी समझ में आना चाहिए। यानी कि आप ऐसा लिखिए कि आपके बाद भी कोई और समझ सके। तो ये नहीं कि हम ही लिखे और हम ही समझ लिए, तो वहां पर काम गड़बड़ा जाएगा, काट कूट कर देगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। आपको 5 नंबर की जगह पे 2 नंबर दे देगा। तो अगर अच्छा अंक लाना है तो लिखावट में सुधार लाना है, लिखने के तरीका को बदलना है। घर पे आप कैसे लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपने एग्जाम में कैसे लिख लिया उससे मतलब है। तो कहने का मतलब है कि लिखावट पर विशेष ध्यान देना है। अपने समझने में और किसी और को समझाने में आकाश और पाताल का अंतर होता है। तो अगर अपने आप को हम मजबूत कर लेंगे तो कहीं भी खड़े रहेंगे तो हमें कोई हिला नहीं सकता है, ये भी है। तो कहने का मतलब है कि आप लिखावट में सुधार लाइए और आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको दिन भर में कम से कम 50 या 100 पेज लिखने का रिवीजन कीजिए। 2 या 3 दिन 10 दिन में आप खुद बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास कर लेंगे खुद। बहुत बच्चे होते हैं, अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि टीचर का मन मोह लेने के लिए, अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर के मन मोह लेने के लिए दूसरे व्यक्ति से लिखवा करके प्रैक्टिकल ले जाते हैं, ठीक ना। और टीचर क्या करेगा, टीचर तो नहीं जानेगा कि जो जिसका प्रैक्टिकल है वही बचवा लिख के लाया है। वो तो बचवा किसी बचवा या बचिया से लिखवा के लाया है, उसको क्या पता टीचर को कि किससे लिखवा के लाया है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है स्वयं का प्रदर्शन किसी भी परीक्षा में दिखाइए, वो प्रैक्टिकल हो या वार्षिक परीक्षा हो, तब जाकर के आप जो है आने वाली परीक्षाओं में बेहतर अंक ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि लिखावट में सुधार अगर हो गई तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हट के भी दे रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन का आंसर हट का मतलब ये है, मान लीजिए कि पूछ दिया आपसे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखाएं क्या है, तो यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग रोज नई नई खोजों को पढ़ते हैं, विज्ञान को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी, बस कहानी खत्म, तो भी अगर स्पष्ट रूप से उसको लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आपको दे देगा। वही चीज आप खूब सही तरीकों से विज्ञान की परिभाषा दे देते हैं, विज्ञान के तीनों पार्टों को बता देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। अगर स्पष्ट रूप से उस चीज को नहीं लिखे हैं तो वहां पर आपका नंबर कट भी सकता है। इस चीज पर हम लोग विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, उत्तर देने का तरीका। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा किए, सेकेंड पे भी चर्चा किए, अब लोग हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि उत्तर देने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, उत्तर देने का तरीका जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए कि जो भी आप स्केल खींचे हैं, अभी हम बताए थे 4 भागों में बांटे हैं, उसमें प्रश्न लिखना कोई जरूरी नहीं होता है कि आप प्रश्न लिखेंगे तभी उसका उत्तर देंगे। आप प्रश्न का नंबर डाल करके उसका उत्तर दे सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि उसके पास प्रश्न पत्र जो होता है कई ग्रुपों में होता है, ABCD करके, सीरीज में होता है ABCD करके। तो जिस सीरीज का पेपर
टीचर जो है चेक कर रहा है उस सीरीज का प्रश्न पत्र उसके पास होता है, तो आप वहां पर अगर प्रश्न नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बस प्रश्न का नंबर लिख दें कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, उतना में भी आपका काम हो जाएगा। तो प्रश्न 3 या 2 या 1 का आंसर आपको देना है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके, क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके आप क्या कर सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए और यहां पर आंसर लिख दिए। आंसर लिखने के बाद आप जो है अब जो भी है उत्तर देना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आपका जो भी उत्तर है आंसर लिख करके, ये नहीं क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए आंसर लिख में नहीं किया, लिखना शुरू कर दो, क्या समझेगा कि क्या लिखा है। तो यहाँ पर आंसर लिखने के बाद ही आपको जो भी उसका उत्तर होगा लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका उत्तर देने का मुख्य पॉइंट होगा, मुख्य बिंदु होगा, ठीक ना, जैसे विज्ञान, विज्ञान क्या है तो विज्ञान की परिभाषा लिखना हम शुरू किए, तो यहाँ पे मुख्य बिंदु आपका विज्ञान हुआ। तो विज्ञान को हम लोग शुरू में ही ब्लैक पेन से लिख देंगे ताकि एग्जामिनर जो भी होगा, जो भी कॉपी चेक करने वाला हमारा टीचर होगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है विज्ञान की परिभाषा लिखा है, इसलिए इसका हेडिंग ब्लैक पेन से दे देना चाहिए ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद उसमें आपको जो भी चीजें महत्वपूर्ण लगे उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लिख करके अंडरलाइन कर देंगे तो वहां पर जो भी आपका कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि बालक जो है पहुंचा हुआ विद्यार्थी है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये तरीका आपका लिखने का हो गया। लिखावट की ढंग सुंदर होनी चाहिए, अच्छी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, तभी बेहतर अंक आपका आ सकता है। जो विद्यार्थी एकदम टॉपर होते हैं, सक्सेस होते हैं, उनके लिखावट की चेकिंग बार बार की जाती है। जिस विद्यार्थी का परसेंटेज 90 पार कर गया तो समझ जाइए उस विद्यार्थी का कॉपी जो है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चेक होता है और स्पष्ट रूप से वो है उतना लायक तो उसको उतना नंबर दिया जाता है। तो उत्तर देने का तरीका जो होना चाहिए वो प्रश्न के अनुसार होना चाहिए और प्रश्न के साथ साथ लिखावट पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बिना प्रश्न लिखे भी हम क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के। अब हम लोग बढ़ते हैं रचना की ओर। देखिए कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसमें आपको रचना बनाना ही बनाना है, जैसे आपका हो गया विज्ञान, गणित और भूगोल। तो गणित और विज्ञान जो है ये आपका इंटरमीडिएट में भी है, गणित विज्ञान आपका मैट्रिक में भी है। अब भूगोल जो है इंटरमीडिएट में है लेकिन आर्ट वालों के लिए है और इंटरमीडिएट में गणित विज्ञान जो है साइंस वालों के लिए है। तो कहने का मतलब है गणित विज्ञान और भूगोल में डायग्राम बनाना जरूरी है। गणित में आपका चाहे वो भौतिकी हो, फिजिक्स हो या रसायन शास्त्र हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान हो, ये तीनों विषय में आपको देखिए रसायन शास्त्र में फॉर्मूले को लिखेंगे और भौतिकी में और जीव विज्ञान में आपका डायग्राम बनाना जरूरी होता है। अगर भौतिकी में दे दे कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन अगर करना है तो मानव नेत्र का हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक ना। मानव का आंख कैसा होता है, आंख के ऊपरी पटल को क्या कहते हैं, निचली पटल को क्या कहते हैं, दोनों किनारे को क्या कहते हैं, बीच में क्या होता है, इस सबको दर्शा करके अभी दर्शाने के बाद उसके हम लोग वर्णन कर देंगे नीचे चित्र के अनुसार, ठीक ना, कि रेटिना क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी डायग्राम के साथ, जो भी विद्यार्थी डायग्राम के साथ प्रश्न का उत्तर देगा उसको फुल में फुल नंबर मिलना एकदम पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चित्र के साथ अगर कहेगा तो चित्र के साथ आपको बनाना ही बनाना है। हम लोग अब बढ़ते हैं गणित की ओर। गणित में भी डायग्राम बनाना पड़ता है। ज्योमेट्री हुआ आपका ज्यामिति, ज्यामिति बिना डायग्राम का बनेगा ही नहीं बनेगा। आप आगे बढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी डायग्राम है। मेंसुरेशन में डायग्राम बनाना है, ठीक ना।
तो डायग्राम बनाना ही बनाना है। बिना डायग्राम का आप उत्तर अगर देते हैं तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर अधूरा माना जाएगा। तो भूगोल भूगोल में भी आपका डायग्राम आता है। डायग्राम के साथ अगर उत्तर देते हैं तो आपका नंबर 1% भी नहीं कटेगा। ये हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि विषय विज्ञान है, गणित है, भूगोल है, अगर इसको रचना के आधार पर, डायग्राम के आधार पर, क्वेश्चन में अगर डायग्राम है, कह रहा है बनाने के लिए, उसके आधार पर आप बना रहे हैं। अगर नहीं भी कह रहा है, आपके दिमाग में लग रहा है कि डायग्राम के अनुसार ही बनेगा, तो उस तरह से अगर आप उस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, आपका नंबर बेहतर से बेहतर हो सकता है। ये मेरी गारंटी है। अब आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिक तैयारी। देखिए, समय हम अभी शुरू में ही इसका जिक्र किए थे कि हमारे पास समय नहीं है और नहीं पढ़ने वालों के पास बहुत समय है, ठीक ना। अभी जितना हितई नहीं करना है, घूम फिर ले, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक। तो पढ़ने वालों के पास समय है ही नहीं और नहीं पढ़ने वालों के पास बहुत समय है। खिचड़ी लेकर के खूब घूमे। अभी आ रहा है मकर संक्रांति ना, तो यहाँ पर कम समय में अधिक तैयारी कैसे करें। मैंने बताया आपको कि हम जो भी चीज पीछे पढ़े हैं, वो चाहे साइंस लेवल का पढ़े हैं, चाहे आर्ट लेवल का पढ़े हैं, चाहे कॉमर्स लेवल का पढ़े हैं, अब उस चीज का हम लोग रिवीजन करना शुरू कर दें। रिवीजन करना अगर शुरू करेंगे, रिवीजन में भी आपको नई नई चीजें मिलती हैं और उस जो नई नई चीजें मिलती हैं उस चीजों को एक जगह लिख करके आप अपने शिक्षक से उस चीजों पर डिटेल रूप से उसकी चर्चा करवा सकते हैं। मान लीजिए कि पढ़ते क्रम में आप उस चीजों की चर्चा नहीं करवा पाए हैं, तो आप अगर आपका शिक्षक ये कहता है आप आइए, आपको जो भी डाउट है हमसे पूछ लीजिए, उस शिक्षक के पास जा करके उस डाउट को कंफर्म कर लेना चाहिए। हम लोग खुद ही उस चीज को करते हैं। परीक्षा के समय हम लोग केवल रिवीजन ही कराते हैं और जो भी आपका डाउट है उसको ही सॉल्व करवाया जाता है। मैं भी अपने बच्चों को इंटरमीडिएट जो भी हमारे पास पढ़ रहे हैं, हम सबका डाउट ही क्लियर कर रहे हैं। हमको जो पढ़ाना था वो पीछे पढ़ा चुके हैं। आइए, कम समय में अधिक तैयारी करने के लिए हमें रिवीजन करना जरूरी है। मैथ में जो भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं उसको दिन भर में 10 बार, 20 बार, 50 बार बनाएं, ताकि उस क्वेश्चनों पर हमारा पकड़ बन सके। और जब पकड़ बन जाएगा तो परीक्षा में किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम उसका डट करके मुकाबला कर लेंगे, डरेंगे नहीं उससे। आगे बढ़ते हैं। बेहतर अंक लाने के लिए रणनीति बनाना। देखिए, बेहतर अंक कैसे लाएं, इसकी रणनीति आइए हम और आप मिलकर के बनाते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि आप सोचे हैं कि हमको परीक्षा में हर हाल में 100 में 95 नंबर लाना है। ये कह नहीं सोचते हैं कि हमको 100 में 100 नंबर लाना है। रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि हमको 100 में 100 नंबर लाना है। देखिए, गणित और विज्ञान एक ऐसा विषय है कि आपको फुल में फुल नंबर देने की गारंटी रखता है। हिंदी अंग्रेजी में कितना भी सही से लिखिएगा 2-4 नंबर लोग काट देगा, लेकिन अगर गणित में आप 100 में 100 क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दे देते हैं, आपको फुल में फुल नंबर मिलना ही मिलना है। ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन 5 नंबर का अगर है, 5 नंबर का है तो 5 नंबर लायक उत्तर दे देंगे एकदम तरीके से, तो उसमें 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। आप उसमें से 1 नंबर आपका कट नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप रणनीति ऐसा बनाइए कि जो भी विषय है हम उसमें 100 में 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। देखिए, परीक्षा जो हमारा है 100 नंबर का ही है। 100 नंबर में 100 नंबर लाने के लिए एक रणनीति ऐसी होनी चाहिए, एक तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं और हम जो लिख देंगे वो कोई मिटा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी पकड़ जो है, अपने आप पे विश्वास जो है पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तब जो है आप एक सही रणनीति बना सकते हैं और सही रणनीति बना करके आप परीक्षा में अव्वल अंक ला करके अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। तो फुल कॉन्फिडेंस अगर आपके ऊपर है तो एक अच्छी रणनीति बनाने में आप ही सफल होंगे। अगर आपके ऊपर ही खुद का विश्वास नहीं है तो आप रणनीति क्या बनाएंगे, परीक्षा में भी बैठेंगे तो आपको डर लगेगा, हाथ पांव कांपेगा, ठीक ना। तो
सबसे पहले अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस, पूर्ण रूप से विश्वास होना जरूरी है। अब देखिए, रणनीति हम लोग ऐसे बनाएंगे कि हम जो चीज भी पढ़ रहे हैं, कोई 10 घंटा 20 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है। जो चीज भी हम एक एक घंटा पढ़े, एक एक घंटा हम मैथ बनाए, एक एक घंटा हम साइंस बनाए, एक एक घंटा हम सोशल साइंस को पढ़े, तो जो कुछ भी हम पढ़े, कॉमर्स को पढ़े, उस चीज पर एक एक घंटा में हम उसको पकड़ बना लें। मान लीजिए कि किसी भी विषय का हम भाग पार्ट 1 या पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 1 एक एक घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, उस पार्ट 1 को हम लोग अपने दिमाग में पूर्ण रूप से उसको कवर कर ले, रख ले। अगर शांत दिमाग से, शांत विचार से और शांति जगह पर बैठ करके उस पाठ का हम लोग एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करते हैं, वो चीजें हमारे अंदर हमारी हो जाती है, ठीक ना। और उस पर आपकी पकड़ हो जाती है और वो चीज कभी आपको भूलेगी नहीं, परीक्षा के बाद भी वो चीज आपको याद रहेगी। तो कहने का मतलब है, एक शांत माहौल का चुनाव कीजिए और वहीं बैठ करके आप अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। समय बहुत कम है, इसी में हमको आगे निकलना है। हम लोग पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करने का तरीका क्या होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने 50% का रहेगा, यानी कि 100 में 50% वही रहेगा। तो आप जितने भी दीर्घ उत्तरीय, अति लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े हैं, उसी में से छांट छांट के वस्तुनिष्ठ अपने से बनाइए। किसी टीचर या किसी शिक्षक पे निर्भर मत रहिए। जो भी अति लघु, दीर्घ उत्तरीय और आप पढ़े हैं प्रश्न, उसी में से छांट छांट के आप प्रश्न बनाइए और प्रश्न बना करके उसका उत्तर खुद आपके पास होगा, क्योंकि आप उस प्रश्न को आप ही बनाए हैं। जब आप उस प्रश्न को बनाएंगे तो उत्तर आपके पास ही होगा। इसलिए वस्तुनिष्ठ की तैयारी जो है हम लोग अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से ही कर सकते हैं, अपने से उसमें बनाएंगे। मान लीजिए कि एक पैराग्राफ का एक क्वेश्चन है, मैथ हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जो भी आपका दीर्घ उत्तरीय है, चाहे लघु है चाहे अति लघु है, एक पैराग्राफ में है, कम से कम उसमें 5 को, 6 को, 10 को वस्तुनिष्ठ बनाइए। अगर संभव है तो 10 को बन जाएगा। बना करके उत्तर दीजिए। वस्तुनिष्ठ की तैयारी आपका दीर्घ उत्तरीय के साथ, लघु उत्तरीय के साथ, अति लघु उत्तरीय के साथ ही हो जाएगा। इसकी अलग से तैयारी नहीं करनी है। हम लोग पढ़ते हैं अति लघु, दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल कैसे करेंगे। देखिए, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में नए पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव करने के बाद हम लोग, बदलाव करने के बाद एक ऐसा तरीका आया है कि हम लोगों के लिए आसान हो गया है। देखिए आसान कैसे हुआ, ये परेशान करने वाला नहीं है। आसान ऐसे हुआ है, मान लीजिए कि अति लघु में 10 प्रश्न दे देगा। 10 प्रश्न में से आपको 5 या 6 प्रश्न का उत्तर देना है। 10 प्रश्न में से 5 या 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ऐसा न्यू पैटर्न में बताया गया है। जो हम आप लोगों को बता रहे हैं ये पक्का है, आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि दे देगा कि अति लघु प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर दें, जिसमें आपका 10 प्रश्न दे दिया रहेगा। उसी में से छांट छांट के जो आपको आ रहा है, जिस क्वेश्चन पे आपको पूर्ण विश्वास है कि आप उसका उत्तर दे सकते हैं, आप उसी को लिखिए। कहने का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, तो प्रश्न संख्या 2 लिख करके उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। लघु में भी वही तरीका है, 10 रहेगा, 6-7 का देना है। दीर्घ में भी वही हाल है, अगर 5 रहेगा तो आपको 3 या 2 का देना है उत्तर, सभी का नहीं देना है। ठीक, समय फालतू का समय बर्बाद करने से क्या फायदा। 5 को है, 3 को कर देंगे। दीर्घ उत्तरीय में सही 500-600 शब्दों में लिखना होता है। लघु उत्तरीय में आपका ऐसे ही 250-300 शब्दों में लिखना होता है। अति लघु में जो है 50-100 शब्द में लिख देंगे तो काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल करने का तरीका जो होगा, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, जितना कहेगा निर्देश में उतना ही उत्तर देना है। अगर इन सभी पॉइंटों को नोट करके आप अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आप परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, मेरी विश्वास है।
आप लोगों से यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि समय नहीं है, अगर आप कहीं भटके हुए हैं तो ये आप जग जाइए। अब जो है सोने का समय नहीं है, जग करके आप पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर तैयारी पक्की है तो जीत भी पक्की है। अगर जीत पक्की है तो रिश्तेदार नए नए बनना भी पक्का है। समझ जाइए हम कहाँ कह रहे हैं। आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।